हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके साथ साथ मैं स्टैटिक जी के और बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपको जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वही मिलें, तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। बात करूँ पीडीएफ की, कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और हम सबसे पहले अगर डिस्कस करें, कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या था सवाल कि करंट रेपो रेट क्या है, तो वर्तमान समय में जो रेपो रेट है वो है 6.5%। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। और इसका जवाब 3 बच्चों ने सही दिया है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ एक और सवाल मैंने पूछा था एफडीआई वाले, जब मैं पढ़ा रहा था, तो एफआईआई का मतलब क्या है, तो उसका भी जवाब उस बच्चे ने दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जवाब अगर आपको आते रहते हैं तो उनको दिया करिए, आपके नाम यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ नहीं भी आते रहेंगे तो आप जब सर्च करेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले करंट अफेयर पे हम बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, समझ के चलिए कि आ सकता है, बहुत सब प्रोबेबिलिटी इसके आने की, कि नॉर्दर्न केरला के कौन सी सिटी को यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और ये क्या है, फर्स्ट है। मतलब इससे पहले इंडिया में कोई भी सिटी ऑफ लिटरेचर नहीं रिकॉग्नाइज थी, तो ये पहली सिटी है सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कौन सी, सी और ऑप्शन इसका सही है, कोझिकोड। कोझिकोड को रिकॉग्नाइज किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया के तौर पे। ध्यान रखिएगा, इन द वर्ल्ड नहीं, हर एक देश में यूनेस्को जो है अलग अलग कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन 7 कैटेगरीज में हर एक देश में सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है यूनेस्को। और ऐसा नहीं कि एक बार अब यहाँ कोझिकोड को कर दिया अब कोई नई सिटी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। आने वाले समय में कोई और भी सिटी को इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे। तो अगर हम बात करें इस न्यूज़ की, तो पहली बात तो कोझिकोड की अगर हम बात करें, कोझिकोड में एक रिच लिटरेरी हेरिटेज है, वाइब्रेंट कल्चरल सीन है, लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है फॉर द लिटरेरी आर्ट्स अर्न इन इट प्लेस इन द लिस्ट। मतलब इसकी वजह से इनको ये स्थान मिला हुआ है। और इसके उपलक्ष्य में जो केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जून 23 को सेलिब्रेट किया जाएगा सिटी ऑफ लिटरेचर डे ऑफ कोझिकोड के नाम से आने वाले समय में। मतलब अगले साल से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके ऊपर अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे, सेम बात, मतलब लिटरेचर की फील्ड में यहाँ पे अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे। कोझिकोड सिटी को ब्रिटिश काल में कलिकट के नाम से जाना जाता था, तो पूछा जा सकता है ये भी सवाल। और अगर हम बात करें कोझिकोड की, तो यहाँ पर 500 से भी अधिक फंक्शनिंग लाइब्रेरीज़ का पूरा एक नेटवर्क है। मतलब इस सिटी में सोचिए कि 500 से भी अधिक जो है लाइब्रेरीज़ ही हैं, तो कितना यहाँ पे लिटरेचर से संबंधित काम होता है। और या पढ़ने लिखने वाले यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, तो ये हैं पिनराई विजयन। एक न्यूज़ और मैं आपको बता दूं इसी से रिलेटेड, कि केरल की सरकार ने दूसरी बार प्रस्ताव जो है पारित किया है और अब भेजा है केंद्र के पास केरल के नाम चेंज को लेकर के। अभी केरल का नाम ये है और वो केरल का नाम चेंज करके करना चाहते हैं केरलम, है ना। तो ये नाम करना चाहते हैं, इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक ये नामकरण नहीं हो पाएगा, जो नया वाला है। अगला सवाल इसी न्यूज़ से रिलेटेड है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी न्यूज़ रहती है तो छोटी न्यूज़ दब जाती है, और अक्सर सवाल वहीं से आ जाता है। तो वो छोटी न्यूज़ क्या है इसी से रिलेटेड, वो ये है, ये जो लिस्ट निकाली गई थी इसमें कौन सी सिटी को इंडिया में सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। अब ये खास बात है कि ये पहली सिटी ऑफ म्यूजिक नहीं है इंडिया की, ये तीसरी है, इसीलिए इसकी न्यूज़ उतनी ज़्यादा नहीं बनी। लेकिन ये सवाल तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि इंडिया की सिटी ने इस कैटेगरी में अपना स्थान बनाया है। तो ये कौन सी सिटी है, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, ग्वालियर। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पे इस साल रखा गया है। मतलब आ गई थी न्यूज़ दिसंबर 2023 में ही, अब लिस्ट आई है तो रिकॉग्निशन मिल गया है, फाइनली एक ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहली सिटी कौन सी थी, वो थी वाराणसी, सभी लोग समझ ही सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी सिटी थी, चेन्नई, मतलब इस सिटी ऑफ म्यूजिक में। अब तीसरे नंबर की सिटी कौन है, ग्वालियर, जिसको मान्यता मिली है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ये जो पूरा नेटवर्क है जो ये सब चीज़ें डिसाइड करता है, या फिर ये जो लिस्ट है कौन निकालता है। तो ये लिस्ट निकाली जाती है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के द्वारा। ये एक्नॉलेज करता है उन स्पेसिफिक कल्चरल फील्ड्स को, सिटीज़ को, जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं। अब जो नई लिस्ट आई है इसमें 55 न्यू एंट्रीज़ हुई हैं।
इसको मिलाकर के टोटल 350 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ हो चुकी हैं पूरी दुनिया भर में। तो इंडिया से 2 सिटीज़ ने इस साल जो है नाम अपना दर्ज किया है। ये जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं इनकी 7 कैटेगरीज होती हैं जिनमें सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। एक है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, फिर है डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मीडिया आर्ट्स। तो इन 7 फील्डों में यहाँ पे किसी भी सिटी को रखा जाता है। तो इंडिया से इस बार जो सिटीज़ गई हैं लिटरेचर और म्यूजिक में गई हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को की, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो ये है पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल या हेड कौन है इस समय, तो आउड्रे ऑज़ले इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल या फिर हेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया विल स्टार्ट एन ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर डैश नेशनल्स कमिंग टू इंडिया। कि मतलब मेडिकल फैसिलिटी के लिए अगर कोई आना चाहता है इस देश से, तो अब ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी इनके नागरिकों को मिल सकेगी। मैंने आपको कल बताया था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने 2 दिन के दौरे पे आई हुई थी। तो मैंने कहा था इससे रिलेटेड बहुत सारी घोषणाएं होंगी जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो उसी घोषणा में से एक ये घोषणा है। अब इसका सही जवाब समझ गए होंगे क्या है, बांग्लादेशी। तो बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए ये ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ और चीज़ें समझें कि जो पास्ट में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या संबंध हैं और अब क्या नए मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं, वो भी हम समझेंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 6th रेल लिंक है, कहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, झाखोड़ा और अगरतला के बीच में, मतलब ये चल रही है। कार्गो सर्विस स्टार्ट हो चुकी है जो कि खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच में है। ट्रेड क्या है, इंडियन रुपी में हो रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये खास बात है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर बात करी जाए तो 54 रिवर्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं इंडिया और बांग्लादेश को। तो ये सब चीज़ें कह सकते हैं पहले से चल रहा है। अब नए अनाउंसमेंट जो हुए हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि जो ई वीज़ा मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी है, इसको अच्छी तरीके से सुचारू तरीके से चलाने के लिए एक नया काउंसलेट ओपन हो रहा है। कहाँ पे, रंगपुर, बांग्लादेश में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक नई बस सर्विस स्टार्ट हो रही है चिटगांग और कोलकाता के बीच में। न्यू ट्रेन सर्विस 77 साल के बाद ये स्टार्ट हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये राजशाही से कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी। इसी तरह नेपाल से बांग्लादेश के बीच में जो पावर का एक्सपोर्ट ऑफ पावर है वो इंडियन ग्रिड के थ्रू होने की भी अनुमति मिल गई है। मतलब नेपाल से अगर बांग्लादेश में बिजली जाएगी तो बीच में तो इंडियन ग्रिड आता है, तभी बांग्लादेश बिजली प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए इंडियन ग्रिड के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसी तरह कॉमर्शियल एग्रीमेंट हुए हैं फॉर द यूपीआई लॉन्च, कि अब आने वाले समय में बांग्लादेश में यूपीआई लॉन्च होगा तो बहुत आसानी से पेमेंट वगैरह भी हो सकेगी। भारत के लिए अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ स्पेस के क्षेत्र में भी एक अनाउंसमेंट किया गया है कि एक मैत्री सैटेलाइट जो है भेजी जाएगी, लॉन्च होगी। अब समझ सकते हैं कि इंडिया ही भेजेगा, इंडिया बांग्लादेश को मिला करके सैटेलाइट काम करेगी। मैत्री सैटेलाइट इसका नाम होगा। और इससे रिलेटेड जो आगे न्यूज़ होंगी, जब लॉन्च होगी, बनेगी, लॉन्च होगी, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सैटेलाइट भी लॉन्च होने का एक यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के मैं बात करूँ तो 13 अनाउंसमेंट हुए हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिख दिए। बाकी आप सारे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इसे 23 जून को मनाया जाता है हर साल। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। 1894 में पियरे डे कुबर्टिन ने आईओसी को फाउंड किया था और जो मॉडर्न ओलंपिक है उसकी शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए 1948 में ये डिसाइड हुआ कि जून 23 को ओलंपिक डे के तौर पे मनाया जाएगा। और ओलंपिक का आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वह है लुसान, स्विट्ज़रलैंड में। यह सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और बहुत खूबसूरत ये नई बिल्डिंग इनकी बनी हुई है आईओसी की, जिसे आप देख सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक है इसके प्रेसिडेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं। कहाँ पे होंगे, पेरिस 2024 ओलंपिक गेम का नाम है, मतलब फ्रांस, पेरिस में होने वाले हैं। और 2024 की जो थीम है ओलंपिक्स डे की, वो क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये इसकी क्या है, थीम। अगले सवाल पे चलते हैं। मैक्स वेस्टेपन ऑफ डैश हैज़ वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो आपको बताना है कौन सी टीम के हैं ये जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है।
अल्टरनेटिवली सवाल पूछे जाते हैं। टीम बता देगा, नाम पूछेगा, नाम बता देगा, टीम पूछेगा। जब भी F1 से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आपको कुछ चीज़ें समझ के रखनी हैं कि जब भी पूछा जाए तो खिलाड़ी के साथ साथ आपको उसका जो टीम है, कौन सी टीम से खेलते हैं, वो भी याद रखना होगा, कौन सी कंपनी अटैच है। इसी तरह अगर टेनिस से रिलेटेड सवाल आता है तो टेनिस और उसकी कंट्री आपको याद रखनी होती है, टेनिस प्लेयर की। तो ये मैक्स वर्स्टेपेन है किसके, तो ये हैं रेड बुल के। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। मैक्स वर्स्टेपेन ने जो है 3 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन जीता हुआ है, इस बार भी आगे चल रहे हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो मैक्लेरन के जो ड्राइवर थे उनको हराया है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन। मतलब प्रदेश आपको पता चल गया कि दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर, मतलब जो गिद्ध होते हैं ना हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो उनके लिए ये कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने वाला यूपी। कहाँ पे, ज़िले का नाम बताना है तो वो है ए वाला, महाराजगंज। तो यूपी का महाराजगंज में बनेगा। अगर आप देखना चाहें तो ये है वो किंग वल्चर, या फिर इसे दूसरे नाम से जानते हैं रेड हेडेड वल्चर। तो मैं तो जानता हूँ जब हमारे बचपन के समय में तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी है, इंडेंजर्ड में पहुँच चुके हैं। वेरियस रीजन्स इसके बताए जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो एयरप्लेन इंडस्ट्री को दोष देते हैं कि उन्होंने इनको ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल छोड़े, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं और फिर टकराने की संभावना रहती है एक्सीडेंट होने की। दूसरा जो इसका जो मेन रीज़न है, एक तो इन्होंने अपने घर खो दिए, मतलब पेड़ों पे या जहाँ भी इनका हैबिटेट था वो हैबिटेट इनका लॉस हो गया, जो नए शहर बने उसकी वजह से। और दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिक्लोफेनेक। ये एक तरह की दवाई है, नॉन एस्टेरॉयड वाली दवाई है, जो कि जानवरों में इस्तेमाल होती है। और आपको पता है गिद्ध क्या काम करते हैं, जो जानवरों की लाशें होती हैं, मरे हुए जानवरों की लाशें होती हैं, उन्हीं को खा करके ज़िंदा रहते हैं। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर ये दवाई इस्तेमाल करी जाती है, और ये जो दवाई है वो इनके लिए क्या है, पॉइजनस होती है। और इस वजह से इस पॉइजनस या फिर ऐसे एनिमल्स को कंज्यूम करने की वजह से इनकी जो तादाद है वो धीरे धीरे कम होती गई है, और अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ चुके हैं। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने IUCN के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी। IUCN की रेड लिस्ट क्या है और कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें आपको पता हो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैंने बताया था, वो आपकी एक इंडेंजर्ड के बाद आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसके बाद एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस लिस्ट में इसको रखा गया है, लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको कंजर्वेशन किया जाए, ब्रीडिंग किया जाए। और इस जो सेंटर है इसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये भी नाम याद रखिएगा, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ डैश द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज़ कम अप विथ 2 न्यू गाइडलाइंस। कि BIS किसकी सेफ्टी के लिए 2 नए गाइडलाइंस के साथ आया है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सी और ऑप्शन क्या है, करेक्ट है भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम क्या देख रहे हैं कि बैटरी पैक डिफेक्टेड होने की वजह से या उनकी सही सेफ्टी ना होने की वजह से, सही तरीका इंस्टॉलेशन का ना होने की वजह से, या सही बैटरी पैक सही जगह इस्तेमाल ना होने की वजह से बहुत सारे जो कह सकते हैं ब्लास्ट हैं वो हो रहे हैं, आग लग रही है, लोगों की जान जा रही है, घायल हो रहे हैं लोग, और व्हीकल्स का भी नुकसान हो रहा है। इस वजह से जो EV की तरफ कह सकते हैं एडॉप्टेबिलिटी वो कम है, लोग डरते हैं कि ये चार्ज में लगाए कहीं दग ना जाए बैटरी इसकी। रीज़न उसका ये कि सही बैटरी पैक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 2 नए स्टैंडर्ड लॉन्च किए गए हैं BIS के द्वारा। ये नए स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, इनके नाम आप देख सकते हैं, IS 18590 2024, IS 18606 2024। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं L, M और N कैटेगरीज की, उन सब के लिए ये लागू होगा। L का मतलब क्या होता है, 2 व्हीलर से, M का मतलब किससे होता है, 4 व्हीलर से, और जो N कैटेगरीज है ये किसके लिए है, जो कि कॉमर्शियल ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके लिए है। तो ये तीनों कैटेगरी पे लागू होगा। लिखा गया है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज ऑन सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ बैटरीज एंड मेक श्योर दैट बोथ आर पावरफुल एंड सिक्योर। मतलब ये जो बैटरीज़ हैं इनके ऊपर ये एम्फेसाइज करेगा, क्योंकि ज़्यादातर खतरा तो बैटरी से ही है, वही एक क्रिटिकल कंपोनेंट है या फिर एनर्जी सोर्स है जहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं। BIS की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा डैश हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ साधन। साधन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है
के बोर्ड का चेयरपर्सन किसको इलेक्ट किया गया है, तो ये है पॉल थॉमस, डी वाला ऑप्शन, के पॉल थॉमस को सेलेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें के पॉल थॉमस की, तो ये कौन है, तो ये है एमडी एंड सीईओ ऑफ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ हैं। और ये जो साधन है ये एक एसोसिएशन है, ये कोई बैंक नहीं है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इनका एसोसिएशन है और इसके जो अध्यक्ष चेयरपर्सन है बोर्ड के, वो बने हैं पॉल थॉमस। ओके, अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डैश टुडे लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। तो नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 लागू यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये लगभग 2 हफ्ते का प्रोग्राम है। अब इस 2 हफ्ते में क्या होगा कि ये प्रयास किया जाएगा इसके प्रति अवेयरनेस है फैलाई जा सके। इस मौके पर इन्होंने ORS वगैरह के जो गोल हैं वो भी, मतलब जो पाउडर है वो बांटा। ध्यान रखिएगा, डायरिया से ORS एकदम क्लोजली रिलेटेड है। और इसका प्रयास ये है कि जो इस डायरिया की वजह से चाइल्ड डेथ होती है उसको जीरो किया जा सके। तो जीरो चाइल्ड डेथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये किसने लॉन्च किया, तो अब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू UN वुमेन्स ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन पॉलिटिकल लीडर 2024। ये UN वुमेन्स एक संस्था है जिसने एक डेटा निकाला है वुमेन पॉलिटिकल लीडर 2024। डैश कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैव नेवर हैड अ वुमेन सर्व एज अ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। तो ये बताया गया है कि कितनी दुनिया में कंट्रीज़ हैं जिनकी हेड ऑफ स्टेट, मतलब जो सर्वोच्च, जैसे भारत में अगर बात करी जाए तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। हमारी तो राष्ट्रपति महिला ही हैं, प्रधानमंत्री भी हमारी महिला रह चुकी हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जिनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो आज तक महिला रहा ही नहीं है। तो इस बात पे फोकस करता है कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो इसका सही जवाब है 113। सी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 113 ऐसे देश हैं जिसमें आज तक कोई महिला लीडर रही ही नहीं है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 26 ही केवल ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें महिला हेड्स हैं, और 7 तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आज तक कोई भी जो वुमेन है वो कैबिनेट तक में नहीं है। मतलब हेड तो छोड़ ही दीजिए, जो कैबिनेट होती है उसमें भी कोई महिलाएं नहीं हैं। 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं इस लिस्ट में। अगले सवाल पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू बाय 10 डैश। किस तरह के जो ड्रोन हैं उसको खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया है। तो इसका सही जवाब है तापस ड्रोन। ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ये सारे जो नीचे ड्रोन हैं सब इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही हैं। तापस ड्रोन एक नए ड्रोन हैं जिनको DRDO की तरफ से बनाया गया है, और इसमें जो कह सकते हैं जो क्रिटिकल या मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना मीट करने का, जब इसकी टेस्टिंग हुई तो वो क्राइटेरिया को ये मैच नहीं कर पाए ड्रोन, जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी को चाहिए होंगे। इस वजह से इसके अभी तक टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स ने ये सोचा है कि इसको कहीं ना कहीं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे सर्विलांस में, वो भी मैरीटाइम सर्विलांस में। तो इसके लिए इन्होंने 6 अपने लिए, 6 फॉर एयरफोर्स और 4 इंडियन नेवी के लिए इन ड्रोन्स का ऑर्डर का प्रपोजल दिया है। इनका नाम क्या है, तापस BH-201। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, जैसा मैंने आपको बताया DRDO की एक एजेंसी है जिसने डेवलप किया है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का UAV है। मतलब ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, 24 घंटे तक इनकी रेंज होती है, काफ़ी अच्छे काम कर लेते हैं। और जैसा ये सब मैंने बताया कि डेवलप तो DRDO ने किया, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जाएगा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल हमने इसकी बात करी थी, नवरत्न कंपनी में से एक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कोई भी चीज़ डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, दो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी एजेंसी की, मान लीजिए नासा की, नासा ने अगर कोई चीज़ डेवलप करी, मतलब उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया है, अब उसके पास वो क्षमता या कह दीजिए उस फील्ड में नहीं जाएगा कि वो उसे फैक्ट्री लगा के डेवलप मैन्युफैक्चर करे। मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी को लाइसेंस वो दे सकता है, वही का यहाँ पे हाल DRDO का था। DRDO ने डेवलप कर दिया है, अब मैन्युफैक्चर करेंगी, ये PSUs ही हैं, ये इसको मैन्युफैक्चर करेंगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है फिस्कल ईयर 2023-24 में कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर बना है सी फूड में बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम या फिर मनी दोनों के क्षेत्र में ये टॉप बना है, और इसने मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको पीछे किया है। ये है सी वाला ऑप्शन
विशाखापट्टनम पोर्ट। अब इसमें अगर स्पेसिफिक्स में जाएंगे, डेटा में कितना टन किया है एक्सपोर्ट, कितना रुपए, उतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर जानना है तो जान लीजिए किसने 3.14 लाख टन का जो सी फूड है वो एक्सपोर्ट किया है। और अगर बात करें रुपए में, 17,984 करोड़ रुपए के इसने जो सी फूड है वो एक्सपोर्ट किए हैं विशाखापट्टनम ने। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, नावा शेवा भी कहते हैं इसे, तो ये 2 पॉइंट समथिंग लाख टन इसने एक्सपोर्ट किया है। अब हम कुछ बात करते हैं वन लाइनर न्यूज़ जो आप जान सकते हैं, ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ये न्यूज़ है कि MCTE मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन आर्मी की ये है, और सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर नाम से जाना जाता है, एक ऑटोनॉमस R&D लेबोरेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए? टू एडवांस कोलेबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी के लिए नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए ये 3 संस्थान आपस में कोलैबोरेट करके काम करेंगे। फिर अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इनिशिएट किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। कहाँ पे? झारखंड में। ये याद रखिएगा, झारखंड में इंडिया का पहला पायलट जो प्रोजेक्ट है किसके लिए? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये लॉन्च हो चुका है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट इसको जो है होस्ट किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3rd और फाइनल ट्रायल किसका? पुष्पक का। पुष्पक क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, और इस सेकंड अभी इससे पहले हुआ था वो भी सफल हुआ, 3rd इसका हुआ है वो भी सफल हो चुका है, और ये फाइनल टेस्टिंग थी इसकी। मतलब क्या है कि एक बार अगर हम इन्हें छोड़ेंगे हम वापस आ सकते हैं बिना इसको नष्ट किए हुए, और फिर से हम इस्तेमाल कर पाएंगे इस लॉन्च व्हीकल को, तो इसका नाम रखा गया है पुष्पक। फिर लिखा हुआ है कि 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफिसर ने लिखा हुआ है कि बहुत सारे मेडल जो है भारत के लिए लाए, 32 मेडल्स लाए। कहाँ पे? तो ये हुआ था 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हुआ था सेंट ट्रोपेज फ्रांस में, तो वहाँ पर भारत के ये जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। तो ये कुछ वन लाइनर करंट अफेयर थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं बैंकिंग और स्टैटिक जीके की तरफ। बैंकिंग अवेयरनेस का पहला सवाल क्या है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। इंडियन बैंक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, RBI अपॉइंट करता है इसे। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि क्या आपको पता है इनका टेन्योर क्या होता है, कितने साल तक ये काम करते हैं? पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में तो जानते ही होंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके बैंक की तरफ से कोई सर्विस में कमी मिल रही है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा चीट या फ्रॉड हुआ है लेकिन बैंक आपकी सुन नहीं रहा है, तो सबसे पहली शिकायत आप कहाँ पे करते हैं? अपने बैंक ब्रांच में करते हैं, है ना। बैंक ब्रांच ने अगर नहीं सुना, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया, और आप या फिर जो कुछ सुनवाई हुई उससे आप संतुष्ट भी नहीं हैं, तो आप कहाँ पे जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे? बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, बैंकिंग लोकपाल के पास। अब ये क्या करेगा? बैंक को नोटिस देगा और आपके पक्ष से जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको देखेगा, और उसके आधार पे ये अपने फैसले सुनाता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर बैंक नहीं सुनेगा आपकी, तो फिर आप अपनी जो शिकायत है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ से आपकी शिकायत का निवारण होता है, और ये बहुत अच्छी संस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगला सवाल हम पूछते हैं, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टेन्योर क्या है? कि इससे ज़्यादा ट्रेजरी बिल हो ही नहीं सकते। तो देखिए, ट्रेजरी बिल 91 डेज़ के भी होते हैं, 182 डेज़ के होते हैं, 5 ईयर के तो नहीं होते हैं, 364 डेज़ के होते हैं। मतलब ट्रेजरी बिल की जो लिमिट है वो 1 साल से कम होती है, 1 साल से कम होती है, और ये इन 3 टेन्योर में जारी किए जाते हैं, 91, 182 और 364 डेज़ के लिए इशू होते हैं। अगला जो सवाल है ये मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। बहुत कन्फ्यूजिंग सवाल है। रेगुलेटरी बॉडी RRBs की कौन सी होती है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। जिन बच्चों का सही जवाब होगा अगली क्लास में हम उसको फीचर करेंगे। अब आते हैं कि स्टैटिक जीके पे, इनमें से कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है क्या? नहीं, ये क्या है? ये है सरफेस टू सरफेस। अग्नि 4 ये भी क्या है? सरफेस टू सरफेस। अस्त्रा क्या है? ये है एयर टू एयर। त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ए वाला ऑप्शन क्या है इसका?
करेक्ट है। ओके, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। करंट अफेयर अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाया करिए। अच्छा लगता है मुझे भी देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक की मज़ा आ रहा है आप लोगों को, और यूट्यूब भी आगे वीडियो को प्रमोट करता है। बाकी आप कमेंट करके जो मैंने आपसे सवाल पूछे उनको ज़रूर बताइएगा, नहीं आता तो सर्च करके बताइएगा ताकि आपको वो जानकारियाँ हो सकें। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।